एकता टेक्निकल कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताऊंगा। मैं जितेंद्र सर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कोयला भंडार। कोयला भंडार मेन चीज़, कोयले को लाते हैं कोयला खदान से। लाने के लिए हमको साधन चाहिए। थर्मल पावर प्लांट ऐसे स्थान पर बनाया जाना चाहिए जहां पर आने जाने का साधन बहुत ही अच्छा हो, या तो रोड का किनारा या फिर रेलवे लाइन का किनारा हो। दूसरी बात, एक स्थान ऐसा भी होना चाहिए, रेलवे लाइन या रोड का किनारा तो हो, उसके साथ साथ में पानी का भी व्यवस्था बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। नदी का किनारा हो, नलकूप ऐसा हो कि जिसमें पानी की व्यवस्था कभी खत्म ना हो, कंटिन्यू पानी की व्यवस्था रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पानी की भाप तो हमको पानी से ही बनाना है और पानी की जरूरत हमेशा पड़ती है। इस साइड में आपको कोयला का भंडार, किसी वाहन के द्वारा कोयला लाया। कोयला कम से कम किसी भी थर्मल पावर प्लांट में 15 दिन का स्टोर करके रखा जाता है कि किसी भी कारणवश कोई वाहन जिसमें आपका कोयला आ रहा है खराब हो जाए, बिगड़ जाए, ठीक है, तो वो कम से कम इतना स्टॉक है 2-4 दिन अपना आराम से चल जाए। अगली बात, जब कोयले को एक स्थान पर रख दिया जाता है ला करके थर्मल पावर प्लांट की एरिया में, उसको कोयला भंडार क्षेत्र बोलते हैं। और कोयले के भंडार को, जहां पर कोयले का स्टॉक किया जाता है, कोयले को हमेशा त्रिभुजाकार स्थिति में, या हम एक तरीके से कहेंगे पिरामिड के आकार में इसके ढेर बनाते हैं। जब भी बनाते हैं तो हमेशा पिरामिड के आकार में ढेर बनाते हैं और इसके ढेर खोखला नहीं होने चाहिए। इसके ढेर बनाते हैं तो कुछ सॉलिड होने चाहिए। ढेर पिरामिड के आकार से, जैसे देखें त्रिभुजाकार इसके ढेर होते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे कभी कभी रोड के किनारे गिट्टी लगी हुई देखते हैं जिससे रोड बनता है, ठीक है, वो कुछ ऐसी कंडीशन में बना दिया जाता है, उसी आकार में इसके ढेर बनाए जाते हैं। दूसरी बात, इस ढेर के अंदर वायु कम से कम प्रवाहित होना चाहिए। जब वायु कम से कम प्रवाहित होगी, जो बाहरी वायु है वातावरण की, वो वायु कम से कम प्रवाहित होना चाहिए। अगर इसमें ज्यादा वायु प्रवाहित हो जाएगी तो इसके दहन शक्ति में कमी आ जाएगी, क्योंकि वायु में नमी होती है। जब कोयले के अंदर नमी चली जाएगी तो इसमें जो है दहन शक्ति की क्षमता घट जाएगी। इसलिए इसके अंदर वायु कम से कम प्रवेश होना चाहिए। इस वायु को कम से कम प्रवेश करवाने से रोकने के लिए, जो वायु उसमें अंदर प्रवेश होती है ज्यादा से ज्यादा, उसको रोकने के लिए यहां पर एस्फाल्ट का उस ढेर पर लेप लगा दिया जाता है। ये एक पदार्थ होता है जिसके कारण वायु ढेरों के अंदर कम से कम जाएगी। जब वायु कम से कम जाएगी तो कोयले में नमी की मात्रा कम जाएगी, तो कोयले की दहन शक्ति बरकरार जैसी है वैसी बनी रहेगी। दूसरी बात, कोयले को ऐसे स्थान पर ढेर बनाया जाता है कि जहां पर कोयले के ढेर में पानी ना जाए, मतलब ऊंचाई वाले स्थान पर। दूसरी बात, कोयले को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां पर दहन क्रिया पास में ना हो, दूर हो। और ऐसे व्यक्तियों को कोयले के ढेर से दूर रखा जाता है जो बीड़ी और सिगरेट पीते हैं, क्योंकि कोयले से गैसें, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और भी बहुत सारी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर, ये सभी गैसें इस कोयले से निकलती रहती हैं ऑलरेडी, ठीक है, और जिनमें आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए धूम्रपान निषेध होता है वहां, ठीक है, उस एरिया में। अब कोयला जब आपके पास आ गया तो कोयले को भंडार में स्टॉक कर दिया गया। उसके बाद भाई कोयला का जहां पर भंडार किया जाता है वहां एरिया बहुत बड़ा होता है। इसके ऊपर कोई भी तिरपाल, तंबू वगैरह या किसी भी बिल्डिंग में इसको नहीं रखा जा सकता है, इसलिए खुले मैदान में रखा जाता है। एस्फाल्ट का लेप लगा देते हैं, इसके बाद काम खत्म। कोयले की दहन शक्ति जितनी है वैसी ही बनी रहेगी, ठीक है, सुरक्षित। अब कोयले को यहां से लेकर के, स्टॉक से लेकर के और बाल मिल तक हमको कोयला लाना है। इसके लिए एक पट्टा का यूज किया जाता है, बेल्ट ड्राइव होता है या पट्टा चालन होता है। ये पट्टा आप लोगों ने देखा होगा, ये पट्टा होता है, यही जो आटा चकिया पर जो पट्टा चलता है ना, इसका साइज होता है छोटा, उसका साइज होता है थोड़ा सा चौड़ा, ठीक है, साइज चौड़ा होता है। और उसमें जो पट्टा यहां पर लगा हुआ आपने देखा है कि ये पट्टा जो है ये कैसा है, एकदम समतल है, ये प्लेन बेल्ट है, इसको प्लेन बेल्ट बोला जाता है, ठीक है। वहां पर प्लेन तो होता है, लेकिन दोनों साइडों से 20 डिग्री एंगल पर उसको थोड़ा सा झुका दिया जाता है, जिससे कोयला जब जाए तो वो कोयला क्या हो कि उसमें ज्यादा से ज्यादा कोयला चला जाए, ठीक है। तो उस बेल्ट पर कोयले को लाया जाता है। अब कोयला खदान से आया,
क्या तय है कि कोयले के खदान से जो कोयला आया उसमें धातुएं नहीं होंगी? धातुएं तो निश्चित ही होंगी, ठीक है। जो धातुएं होंगी, धातुओं के टुकड़े होंगे, अगर उन धातुओं के टुकड़े सहित कोयले को अगर बॉल मिल में डाल दिया जाएगा तो बॉल मिल में जो बॉल पड़ी है या बॉल मिल फटने की भी आशंका होती है। इससे बचने के लिए सबसे पहले यूज किया जाता है सेपरेटर। इस सेपरेटर का काम क्या है कि जो इसमें धातुएं आ गई, लोहे के टुकड़े वैसे ज्यादा आने की संभावना रहती है, सोने चांदी के टुकड़े तो होते ही नहीं है इसमें। जो खदान में खोदा जाएगा तो सोने चांदी के जो भी टुकड़े मिलेंगे, हीरा वगैरह जो भी मिलेगा, कोयले में ही निकलता है ना सब चीज, ठीक है। तो उनको तो पहले वहीं पर निपटा दिया जाता है, कोयले खदान में ही। उसके बाद लोहे के टुकड़े छोटे मोटे आ सकते हैं कोयले के साथ में, ठीक है। तो उनको निकालने के लिए यहाँ सेपरेटर का उपयोग किया जाता है। यह सेपरेटर एक बड़े, बहुत बड़े आकार का एक मैग्नेट होता है, समतल मैग्नेट, ठीक है। उसी के नीचे क्षैतिज पट्टा चलाया जाता है और उसी पर कोयला फैला करके चलाया जाता है। इसमें जितने भी ये टुकड़े होते हैं लोहे के, ये यहाँ पर ये मैग्नेट होती है, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, हाई मैग्नेट होती है, जिसके कारण वो कोयले के टुकड़े स्वतः ही ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और फ्रेश कोयला बचता है। इसमें किसी भी लोहे का या किसी भी टुकड़े का कोई अंश नहीं होता है। अब जब इसमें से आपका लोहे के टुकड़े या किसी भी धातु के सब टुकड़े निकाल दिए गए, इसके बाद आपके पास फ्रेश कोयला केवल बचा, ठीक है। अब उस कोयले को बाल मिल में पहुंचाने से पहले बाल मिल में एक लोहे के बॉल होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो वो बॉल कार्य सही से कब कर पाएंगे? जब उसमें एक समान साइज के कोयले के टुकड़ों को डाला जाएगा, है ना, ठीक है। तो उन जो कोयला आएगा, जो खदान से खोदा जाता है, उनका साइज जो होता है ना, ये छोटा बड़ा होता है। आप लोग देखेंगे मार्केट में हमेशा कोयला, जो पत्थर वाला कोयला आता है ना, हमेशा देखें, ठीक है। तो उनका साइज छोटा बड़ा होता है। उस साइज को एक समान करने के लिए जैसा कि नाम वैसा उसका काम, साइज को एक समान करने के लिए हम साइजर का उपयोग करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल वगैरह पर मतलब ऐड आता रहता है, कहीं मूली काटने वाला, प्याज काटने वाला, लौकी काटने वाला, ये सब सिस्टम रहता है ना, एक समान साइज में एक ही बार में कट जाता है। कुछ ऐसा ही सिस्टम यहाँ, ठीक है। तो बड़े बड़े इसमें कटर लगे रहते हैं, ब्लेड, ठीक है। उसी से साइजर में जब ये कोयला गुजरता है तो उसी साइजर, मतलब जो बड़े बड़े ब्लेड लगे होते हैं लोहे के या मतलब हाई मतलब उच्च कार्बन इस्पात होता है ना, कार्बन की मात्रा जिसमें ज्यादा रहती है, ऐसा इस्पात रहता है, तो वो कोयले को काटने में काम आते हैं, ठीक है। या हम कहेंगे कटिंग टूल भी होता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करता है साइजर, कोयले के सभी टुकड़ों को, जितना भी कोयला आता है उनको सबको एक साइज में बनाने की कोशिश करता है। जो उसके साइज से छोटे हैं तो उन पर तो उसको कार्य करना ही नहीं, जो बड़े साइज हैं उनको काट करके बराबर कर देता है। जब काट करके बराबर करेगा तो वो कोयला, कटा हुआ कोयला, ठीक है, उसको हम पुल्वराइज्ड कोयला नहीं कहेंगे, कटा हुआ कोयला, उसके साइज कुछ बड़े हैं। अब उस कोयले को डाला जाएगा बॉल मिल में। यहां पर मैंने केवल बॉल मिल लिखा है, यहां पर हैमर मिल भी हो सकता है। हैमर को हिंदी भाषा में हथौड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी भी स्थिति होती है कि हैमर मिल अगर रहेगा, हैमर मिल के द्वारा भी कोयले को बारीक किया जा सकता है। देखा होगा लोगों को आपने तोड़ते हुए कि कोयले को बिल्कुल बारीक पीस कूट कूट करके तोड़ते हैं, तब भट्टी में डालते हैं, जो चाय वगैरह बनाते हैं ऐसे स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, साइजर के द्वारा इसको एक समान मात्रा में, मतलब एक समान साइज में काट लिया गया, उसके बाद बॉल मिल में डाल दिया गया। ये बॉल मिल, ठीक है, बॉल मिल एक तरीके का हम कह सकते हैं कि ये एक टंकी जैसा होता है, रोटेटिंग, जैसे ढलाई करने वाला एक मशीन होता है, जो मिक्सर जिसको कहते हैं, जिसमें सीमेंट कंक्रीट को मिक्स किया जाता है, एकदम सेम उसी आकार का लेकिन थोड़ा सा बड़ा। ये जो बॉल मिल होता है इसका साइज टन में लिया जाता है, टन में, ठीक है। टन में इसका साइज रहता है 3 टन, 10 टन, 15 टन, 20 टन, 25 टन, ऐसे रहता है। ये टन में इसका साइज रहता है, ठीक है। जिस हिसाब का आपका सिस्टम यहाँ पर बैठाया गया उसी हिसाब से यहाँ पर। और ये भी तय नहीं है कि वहां पर केवल एक ही बॉल मिल लगाया जाए, क्योंकि एक बॉल मिल में जब कोयला भर दिया गया तो कम से कम 8 घंटे तक इसको कंटिन्यू घुमाया जाएगा। 10 टन अगर कोयला इसमें भरा गया तो 8 घंटे 10 घंटे इसको कंटिन्यू घुमाया जाएगा। और उस कोयले को, जो आपका एक साइज का कोयला कटा हुआ साइजर से आया है, उस कोयले के साइज जब तक माइक्रोमीटर में नहीं हो जाते हैं, माइक्रो मतलब बहुत ही बारीक, जब तक उसके टुकड़े नहीं हो जाते हैं, एक तरीके से कोयला बिल्कुल पाउडर जैसा नहीं हो जाता है, जब तक इसको कंटिन्यू रोटेट करवाया जाता है, घुमाया जाता है।
बॉल मिल को घुमाने के लिए सबसे पहले कोयले को बॉल मिल में लोड किया जाएगा, उसके बाद बॉल मिल के ढक्कन को बंद किया जाएगा, उसके बाद इसमें डीसी सीरीज या एसी सीरीज मोटर के द्वारा इसको पहले घुमाया जाएगा 10 या 15 मिनट तक। उसके बाद 3 फेज की इंडक्शन मोटर के द्वारा इसको कंटिन्यू फिर रोटेट करवाया जाएगा 10 या 15 मिनट तक। इसको थोड़ा सा रोटेट करवाने के लिए यहाँ एसी सीरीज मशीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रारंभ में लोड बहुत ज्यादा होता है। 3 फेज की इंडक्शन मोटर जो है ओवरलोड पर नहीं चल सकती है शुरू में, ठीक है। तो यहां पर बॉल मिल का काम क्या है? बॉल मिल का मुख्य कार्य है कोयले को बारीक कणों में तोड़ना। जो बारीक जो माइक्रोमीटर में कोयले के जो साइज, कोयले के जो टुकड़े हो गए, उस माइक्रोमीटर में टूटे हुए कोयले के टुकड़ों को हम पुल्वराइज्ड कोयला कहते हैं, जो कि यहां सीधे लिखा हुआ है, ठीक है। ये पुल्वराइज्ड कोयला, ये क्वेश्चन कई बार यूपीपीसीएल में पूछा गया है कि पुल्वराइज्ड कोयला क्या कहलाता है, ठीक है। तो जो पुल्वराइज्ड कोयला है, इस पुल्वराइज्ड कोयले को हम अन्य दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बारीक कणों में टूटा हुआ कोयला, ये पुल्वराइज्ड कोयला होता है। तो अगला एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया कि बॉल मिल से, कि बॉल मिल का मुख्य कार्य क्या है? कोयले को, ठीक है, मतलब कोयले को पुल्वराइज करना, ये इसका मुख्य कार्य है। मतलब जो कोयला रहता है उसको तोड़ना और तोड़ करके एकदम बिल्कुल बारीक बना देना। इस कोयले के कणों का साइज जो मार्केट में टाल्क, जो पाउडर के डिब्बे आते हैं, जो महिलाएं लोग, हम सब लोग जो लगाते हैं गोरे होने के लिए, ठीक है, उसी के साइज के बराबर इसका साइज कर दिया जाता है। लेकिन ये सब, इसको कोयले को पुल्वराइज करने का रीजन क्या है, क्यों किया गया ये? भाई कुछ ना कुछ तो रीजन होता है ना। इसका मुख्य रीजन ये है कि जब हम बॉयलर का मतलब ये एक प्रकार की भट्टी होती है, ठीक है, जिसमें कोयले का दहन करवाया जाता है, और उस दहन के द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, उस ऊष्मा के द्वारा पानी से भाप बनाया जाएगा, और उस भाप का उपयोग किया जाता है टरबाइन में, ठीक है। तो जो यहां पर बॉल मिल के द्वारा जो कोयला पुल्वराइज किया गया है, ये पुल्वराइज करने का मेन रीजन है कि जब कोयले को अगर किसी भी भट्टी में सीधे ही बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में असमान साइज में कर देंगे, तो यहां पर जो टेम्परेचर प्राप्त होगा, ये असमान टेम्परेचर प्राप्त होगा। कभी कोयले का बड़ा सा डेला चला जा रहा है, तो कभी छोटा जा रहा है, ठीक है। छोटा वाला तो जल करके जल्दी खत्म हो गया, बड़ा वाला पता लगा आधा भी नहीं जल पाया। तो उसके दहन के लिए, उसमें संपूर्ण दहन हो जाए कोयले का, इसलिए कोयले को बारीक से बारीक कणों में तोड़ दिया जाता है, और उसके बाद समतल पट्टे पर ले जा करके उसके बॉयलर के अंदर इसको भेज दिया जाता है। और ये कोयला एक ऐसे सिस्टम के द्वारा भेजा जाता है जो कंटिन्यू इसमें रोटेट होता है, कंटिन्यू जाता है। ये नहीं कि पहले डाल दिए, उसके बाद फिर रुक गए 2 घंटे, फिर डाल दिए, फिर 2 घंटे रुक गए, ऐसा पोजीशन नहीं होता है। यहां पर कोयला जो चलाया जाता है ये बेल्ट के द्वारा, ठीक है, ये कंटिन्यू इसमें क्योंकि आज के जमाने में सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो यहां पर एक ऐसा सिस्टम स्थापित कर दिया जाता है कि जिसके द्वारा ये पुल्वराइज्ड कोयला जो है एक समान मात्रा में और कंटिन्यू इसमें जाएगा भट्टी के अंदर, ठीक है। तो जो कंटिन्यू जो कोयला जाता है, ये कोयला कुछ इस हिसाब से जाता है कि जब तक यहां से यहां तक ये कोयला पहुंचेगा, जब तक उसका संपूर्ण दहन हो जाता है। जब इस कोयले का संपूर्ण दहन हो जाता है, तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन कई बार पेपर में भी पूछा गया, यूपीपीसीएल में भी, कि भारतीय कोयले में राख की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, भारतीय कोयले में राख की मात्रा होती है 20%। भारतीय कोयले में राख की मात्रा होती है 20%। अगर राख की मात्रा 20% होती है, तो बाकी 80% क्या होता है? तो याद रखना कि जितना कार्बन ज्यादा होता है, उतना ही दहन ज्यादा होता है, ठीक है। तो 20% होती है राख और 80% होता है आपका कार्बन, ठीक है। सी लिख दे रहे हैं, ये बात याद रखना। आप लोगों को मैं प्रत्येक चीज, प्रत्येक पॉइंट, हो सकता है कि इसका पीडीएफ भी मिल जाए, लेकिन आप लोगों को हम कंटिन्यू सब चीज लिखवा देंगे, एक एक पॉइंट, केवल आज सुन लीजिए। तो हम लोग यहां तक पहुंच गए, कोयले को, पिसे हुए कोयले को बॉयलर के अंदर डाल दिए गए। जब बॉयलर के अंदर डाला गया, तो इसमें कोयले का दहन किया जाएगा। अब इस जो बॉयलर है, बॉयलर के अंदर होते कितने चेंबर हैं वास्तव में, ठीक है। तो बॉयलर के अंदर वास्तव में होते हैं 4 चेंबर। अब ये कौन कौन से चेंबर होते हैं, मैं आपको बता रहा। सबसे ऊपर वाला चेंबर वाटर, स्टीम चेंबर, इसमें रहेगी भाप, ठीक है। इसके नीचे वाला ये चेंबर जो है, इकोनोमाइजर लगा है ना,
वाटर चैम्बर रहेगा, वाटर, ठीक है। इसके नीचे वाला यहां पर रहेगा, इसमें होता है तुम्हारा एयर, ये थोड़ा सा ये वाला एरो नीचे आता है और ये वाला एरो ऊपर जाता है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं सब चीज, ठीक है। यहां पर रहता है दहन कक्ष, दहन कक्ष, ठीक है। ये दोनों मिलाकर के एक ही चैम्बर बोला जाता है, स्टीम चैम्बर, जिसमें पानी रहेगा उसी ऊपर ऊपर के हिस्से में वाष्प रहता है, दहन कक्ष हो गया। अब ये नीचे नीचे होता है राख कक्ष या एस चैम्बर, ठीक है, या एस चैम्बर इसको कहा जा सकता है। तो कुछ ऐसे ही मैंने आपको बोला 4 पार्ट होते हैं, पहला ये हो गया राख कक्ष, दूसरा हो गया दहन कक्ष, तीसरा हो गया स्टीम कक्ष, दोनों मिलाकर के एक ही होता है, ठीक है। और चौथा ये जो सुपर हीटर है ना, ये भी जो बॉयलर होता है इसके अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है। लेकिन यहां समझने के लिए इसको हम थोड़ा सा अलग रखे हैं, ठीक है। तो यहां पर 4 पार्ट होते हैं, अपना याद रखना कि बॉयलर के अंदर 4 भाग होते हैं जो कार्यकारी रहते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे अगर सही रूप से देखा जाए तो बॉयलर का ये पूरा पार्ट है। यहां पर जो बॉयलर उपयोग में लाया जाएगा, जो भट्टी जिसमें कोयले को दहन किया जाता है, याद रखना कि सरल खड़ा बॉयलर जिसको काकरान बॉयलर कहा जाता है, इसका नाम है, बॉयलर के नीचे आप लोग अपना नाम नोट कर सकते हैं, काकरान बॉयलर, काकरान बॉयलर, ठीक है। काकरान बॉयलर, इसको सरल खड़ा बॉयलर भी कहा जाता है। जो जैसे कि आप देख रहे हैं ये सीधा खड़ा हुआ है और सरल इसका डिजाइन भी है, तो इसको सरल खड़ा बॉयलर भी कहते हैं, ठीक है। और कुछ और भी होते हैं जो क्षैतिज होते हैं या किसी एंगल पर बने होते हैं, ऐसे भी कुछ बॉयलर होते हैं, लेकिन यहाँ पर काकरान बॉयलर का उपयोग किया जाता है। अब जब यहाँ पर दहन हो गया, कोयले का दहन होने के बाद राख बचेगी वो निचले हिस्से में, उस राख को निकालना सबसे ज्यादा कठिन काम है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि थर्मल पावर प्लांट में सबसे अधिक कठिन कार्य कौन सा है? इस गर्म राख को निकालना। भाई कौन अपनी जान देगा जाके इसमें घुस करके, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैंडलिंग या राख हैंडलिंग की कुछ मशीनें होती हैं, उनके द्वारा इस राख को बाहर खींच लिया जाता है और ये राख कई दिन तक ठंडी नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत ढेर सारे के रूप में हो जाती है ना। उस राख को निकाल करके एक स्थान पर रख दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम राख भंडार कहेंगे। अब इस राख भंडार से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो इस कोयले की राख को खरीद करके ले जाती हैं, जैसे कि सीमेंट उद्योग, जेके व्हाइट सीमेंट आता है, आप लोगों ने नाम खूब सुना होगा, मार्केट में आता है दुकानों पर, खूब 20-20 किलो की शायद पैकेट आते हैं, 50 किलो के बोरी, है ना, जेके व्हाइट सीमेंट। फायर ब्रिक्स, जो वैद्युत भट्टियां होती हैं, उन भट्टियों में तापमान एक समान बनाए रखने के लिए भट्टियों की दीवारों पर, छत पर और निचले हिस्से में, ठीक है, ये फायर ब्रिक्स लगाया जाता है। साइज में ज्यादा, साइज में बड़ा, सामान्य ईंट से साइज में बड़ा और भार में हल्का, रंग गोरा। याद रखना, व्हाइट कलर की ये ईंटें होती हैं, फायर ब्रिक्स के नाम से जानी जाती हैं, और इसका काम है अंदर के टेम्परेचर को अंदर ही एक समान लगभग बनाए रखना, ठीक है। इस अंदर वाले टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देती हैं, ठीक है। इनको फायर ब्रिक्स या अग्निशय ईंटों के नाम से जाना जाता है। ये ईंटें अपनी याद रखना, ये ईंटें कोयले की राख के द्वारा ही बनाई जाती हैं। जो कोयले की राख होता है ये भी एक तरीके का एक पत्थर होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब कोयला पल्वराइजेशन में भेजा गया, दहन हो गया, दहन के बाद ऊपर से इसमें पानी का सिस्टम, यहां से चलो बताना चालू करते हैं। ये जो पानी आपका आ रहा है, इस पानी को यहां पर एक पंप लगाया गया, जिसका पंप का नाम है फीड पंप, ठीक है। इस फीड पंप के नाते इस वाटर का नाम, जो इधर से जो पानी जा रहा है ऊपर की तरफ, इस पानी का नाम फीड वाटर रखा जाता है, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इकोनोमाइजर में कौन सा वाटर भेजा जाता है ना, ठंडा, गर्म, फीड वाटर, कौन सा? तो अपना नाम याद रखना, रहता तो कुछ गर्म है, कुछ गर्म, बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 2%, इतना गर्म इसमें भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक हीटर लगा है ना, ये लो प्रेशर हीटर, लगभग 2% गर्म भेजा जाता है इसमें, इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर को हिंदी में मितोपयोजक भी कहा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये
फीड वाटर जो होता है यहाँ से फीड करके, मतलब कोई भी सामान है या कोई भी आइटम है, इसको आप अपने अंदर पूरा मतलब कहीं भी किसी स्थान पर अगर स्टोर करते जा रहे हैं तो उसको क्या किया जाता है, अगर कंप्यूटर में भी अगर कोई डाटा हम स्टोर करते जा रहे हैं तो उसको फीड करना कहते हैं ना, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम फीड वाटर रखा गया है कि इसमें ये पानी भेजा जाता है, तो ये फीड वाटर के नाम से जाना जाता है। अब इन सहायक युक्तियों का उपयोग इसमें क्यों पड़ा, इकोनोमाइजर क्यों लगाना पड़ा, सुपर हीटर क्यों लगाना पड़ा, एयर प्री हीटर क्यों लगाना पड़ा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मल पावर प्लांट की दक्षता बढ़ाने वाले सहायक अंग कौन से हैं, तो अपना नाम याद रखना, 3 सहायक अंग हैं जिनका नाम है यहां से सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर। दक्षता बढ़ाने वाले 3 इंस्ट्रूमेंट, मतलब 3 यहाँ पर भाग है, मतलब पार्ट है इसके। इन पार्टों को अपना अच्छी तरीके से याद रखना। दक्षता जो बढ़ती है कि लगभग इसके उपयोग से 40 से 45% दक्षता इस प्लांट की बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर के द्वारा। अब इनमें इनका सबका काम क्या है, काम पूछा जाता है। इकोनोमाइजर का मुख्य कार्य क्या है, फीड वाटर को गर्म करना है ना। इकोनोमाइजर का मुख्य कार्य क्या है, फीड वाटर को गर्म करना। तो इकोनोमाइजर जो फीड वाटर इधर से आ रहा है, ये किस पानी के द्वारा, मतलब किसके द्वारा इसको गर्म करता है। अब ये मतलब कोई ऐसा साधन होना चाहिए जिसमें टेम्परेचर हो, ठीक है। तो जो आपका कोयला यहाँ पर जलेगा, कोयला जलने के बाद उसमें वही गैसें तो ऊपर उठेंगी। जब हम लकड़ी या कोई भी ऐसा ईंधन जलाएंगे या गैस ही जलाएंगे तो उसका लौ या ज्वाला ऊपर की तरफ तो जाएगा, इतना तो तय है, ठीक है। तो उसी ज्वाला का उपयोग ये लोग कर लेते हैं किसमें, पानी को गर्म करने के लिए। यहां पर मैंने लिखा है दग्ध गैसें। ये कोयला जब दहन होगा, उसके बाद दहन हो गया तो उसको दग्ध कहा जाएगा। उसके बाद जो गैसें निकल रही है ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ उठेंगी, क्योंकि ये बाहर में हल्की होती है। बाहर में हल्की होने के नाते ये स्वतः ही ऊपर की तरफ चलती चली जाती है, ठीक है। तो यहां पर जब कोयले का दहन हुआ, दहन होने के बाद ये दग्ध गैसें सबसे पहले सुपर हीटर में जाएंगी, इसके बाद इसको क्रॉस करके तब जाएंगी इकोनोमाइजर में। तो इकोनोमाइजर जिसको मितोपयोजक कहते हैं, इसमें जो पानी इधर से आ रहा है, अब इसमें पानी तो जाएगा लेकिन एक सीधे पाइप के द्वारा पानी को इस पार से इस पार डायरेक्ट ही नहीं निकाला जाएगा। अगर डायरेक्ट एक मोटे पाइप के द्वारा इस पानी को अगर निकाल दिया जाएगा तो ये पानी सही से गर्म नहीं हो पाएगा। तो इसमें कौन सा जुगाड़ पानी लगाया जाता है, चलिए सुनिए। यहां पर इकोनोमाइजर में कुछ ऐसा सिस्टम लगाया जाता है कि यहां से जो पानी आया इसको इसी के आसपास कुछ इस हिसाब से रोटेट करवा दिया जाता है। जब ये जलेबी ऐसी छान ली जाती है, रोटेट करवा दिया जाएगा, तब ये पानी इसके अंदर घूम करके जाएगा और यहां से जो दग्ध गैसें जा रही हैं, और ये जो यहां पर जो अंदर ये पाइप लगाया जाता है ये कॉपर मिश्र धातु का होता है। ये भी आप अपना याद रखना, पीतल का नहीं लगाया जाता, कॉपर मिश्र धातु का ये पाइप लगाया जाता है, ठीक है। इस पाइप के द्वारा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर सहन करने की थोड़ी सी ज्यादा क्षमता होती है, तो ये टेम्परेचर जब इधर से जा रहा है दग्ध गैस है तो इनमें सभी में होकर के टकरा करके तब ये ऊपर की तरफ निकलेंगे। जब सभी पाइप में टकराएंगे तो पानी ऑटोमेटिक यहाँ पर गर्म हो जाएगा। जब पानी, तो यहाँ पर पानी गर्म कितना होता है, जो फीड वाटर यहाँ पर आ रहा है तो कितना गर्म होता है, जो बॉयलर को सहायता मिले, ठीक है। तो यहां पर जो पानी आपका इसमें जाता है ये लगभग 20 से 30% गर्म हो जाता है यहीं पर, और यहीं पर वाष्प बनना चालू हो जाती है, वाष्प, ठीक है। भाप बनना यहीं पर ही चालू हो जाती है इकोनोमाइजर में। 20 से 30% पानी यहीं से गर्म हो जाता है, भाप बनना चालू हो जाती है। जब भाप बनना यहां से चालू हो जाएगी, अब इस गर्म पानी को बॉयलर में डाल दिया जाएगा। जब गर्म पानी को बॉयलर में डालेंगे तो थोड़े से ही टेम्परेचर की तो जरूरत पड़ेगी, 30% तो वो पहले से ही गर्म है, 30 से 40%, लगभग हमको 60% तो गर्म करना है। तो इससे किसकी बचत होगी, ईंधन की, इससे ईंधन की बचत होगी। जब ईंधन की बचत होगी तो पूरे के पूरे प्लांट में संपूर्ण बचत कहलाएगी। भाई बचत मेन चीज, ईंधन की बचत कर लिए तो सब कुछ बचत मेन चीज, ईंधन हमको बचाना है। अब इस दहन की प्रक्रिया को थोड़ा सा तेज करने के लिए यहां पर ये पानी तो आया है, कोयला जलाया जा रहा है, कोयला को और तीव्रता से जलाने के लिए अगर इसमें कहीं से गर्म हवा भेजी जाए तो कोयला और जल्दी जल जाएगा, तब भी तो दक्षता बढ़ेगी। तो कम कोयला भी हमको जलाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी गर्म हवाएं आ रही हैं, ठीक है। तो उन हवाओं को, गर्म हवाओं को इसमें बॉयलर में कहां से लाएंगे, तो यहां पर देख रहे हैं आप लोग, एक यहां पर एक ये ब्लोवर टाइप का लगा रहता है, इसको क्या कहते हैं, ड्राफ्ट फैन कहते हैं, ठीक है। एक तरीके का ये होता है कैसा, जैसा हम लोगों ने देखा होगा घर मकानों में या दुकानों में या किसी औद्योगिक स्थान पर एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है खिड़की पर,
है ना, खिड़की पर लगा रहता है, पेडेस्टल फैन लगा रहता है छत पर, देखे ना कभी घूमते हुए, उसको पेडेस्टल फैन कहा जाता है, धूल निकास पंखा। ठीक है, तो यहां पर ये पंखा लगा रहता है, लेकिन ये अंदर की तरफ लगा रहता है। तो ये क्या करता है कि बाहर की वातावरण की वायु को समेट करके, ठीक है, ये एयर प्री हीटर के अंदर डालता है। इस एयर प्री हीटर का काम क्या है, जैसे कि आपने यहां पर सुना कि इकोनोमाइजर का काम है फीड वाटर को गर्म करना, ठीक है, ऐसे ही यहां पर एयर प्री हीटर का इसका मुख्य काम है, जो नीचे से दग्ध गैसें जा रही हैं, जैसे सिस्टम इसमें है, ये पाइप को घुमाया गया, ऐसे इसमें भी यहां पर भी एक पाइप को घुमाया जाता है, जिसमें वायु रहती है, वातावरण की जो सामान्य वायु है, ये वायु उसके अंदर डाली जाती है। वायु होनी चाहिए शुद्ध वायु। शुद्ध वायु का मतलब इसमें धूल के कण, कूड़ा कचरा जो उड़ता रहता है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुद्ध वायु, साफ वायु होनी चाहिए। ये वायु इसके अंदर डाली जाती है और इस साइड से ये दग्ध गैसें जाती हैं, तो उस वायु को गर्म कर देंगी। जब गर्म वायु यहां पर भेजेंगे तो हमको दहन और कम करना पड़ेगा, कोयला और कम भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो इस गर्म वायु के नाते ये एक तरीके से इसको हम धौकनी कह सकते हैं। जो देखें आप मार्केट में जो सब धौकनी रहते हैं ना चलाने वाले, धौकनी भी कहते हैं। तो यहां से जो आपका ये गर्म हवा आएगी, ठीक है, इसमें रहेगा गर्म वायु और इसका एरो रहेगा नीचे, और यहां से आपको बॉयलर में इसको लेकर के जाना है। जब कोयले को डाला गया तो ये गर्म वायु नीचे से इसमें दी जाती है। जब नीचे से गर्म वायु देने ऊपर कोयले का दहन हो रहा है, तो ये दहन की प्रक्रिया थोड़ी सी और तेज हो जाएगी। जब दहन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, उसी के ऊपर एक चैम्बर है जिसमें पानी भरा हुआ है। जब पानी भरा हुआ है, जब नीचे से हम गर्म टेम्परेचर जब देंगे तो वो पानी जो भरा हुआ है वो पानी अपने आप उबलने लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही 30% गर्म है। ठीक है, हम ठंडा पानी देंगे तो हमको ज्यादा दहन करना पड़ेगा। जब पहले से हम गर्म करके भेजे तो और जल्दी वो गर्म हो जाएगा। जैसे ही पानी गर्म हुआ तो पानी गर्म होने के बाद जितना भी इसमें फीड वाटर जाता है गर्म, वो पूरा का पूरा 100% पूरा का पूरा वाष्प में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसमें से कुछ भी पानी का कोई भी अंश बचता नहीं है, पूरा का पूरा वाष्प में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब यहां से एक और क्वेश्चन आया कि बॉयलर में वाष्प का क्या कंडीशन होता है। तो बॉयलर में वाष्प का जो कंडीशन होता है, प्रेशर हाई और नमी इसमें रहती है, नमी की मात्रा रहती है और प्रेशर उसका उच्च हो जाता है। या हम एक तरीके से कहेंगे दाब तो इसमें उच्च हो जाता है, लेकिन ताप उसका जो है वो निम्न रहता है, टेम्परेचर निम्न रहता है, और जो दाब जो प्रेशर है उसका, प्रेशर उसका यहीं पर बनता है बॉयलर में। ठीक है, अब यहां से क्या किया गया, जब वाष्प आपकी स्टीम बन गई तो स्टीम बनने के बाद, ठीक है, यहां पर मैंने देखो लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा है उच्च दाब, ठीक है, नमी युक्त भाप, है ना। तो इसको भाप को हम स्टीम भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टीम इंग्लिश में कहा जाता है। यहां से ये सीधे के सीधे नमी युक्त वाष्प को किसमें भेजा जाता है, तो डायरेक्ट आप यहां से उठा करके सीधे टरबाइन में नहीं भेज देना। नमी युक्त वाष्प से सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका प्रेशर और बढ़ाने के लिए उसकी नमी को हटाएंगे। जब हम नमी को हटाएंगे तो नमी हटाने से लाभ क्या मिलेगा, जो वाष्प किसी भी सिस्टम से अगर टकराएगी जाकर के तो उसमें जंग लगने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें पानी रहेगा ही नहीं। जब जंग लगने की संभावना नहीं रहेगी ऐसे सिस्टम में जहां पर लोहे की आइटम है, तो उसका लाइफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सुपर हीटर का काम क्या है कि सुपर हीटर जो है नमी युक्त भाप को लेकर के और इन्हीं दग्ध गैसों की सहायता से इस नमी युक्त जो उच्च दाब का नमी युक्त जो भाप है, उस नमी युक्त भाप की नमी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो इसका काम है किसको, वाष्प की जो नमी होती है, ठीक है, नमी, इसको क्या करता है, अपने अंदर, ठीक है, अवशोषित कर लेता है। जब अपने अंदर अवशोषित कर लेगा तो यहां पर पोजीशन क्या हो जाएगी, दाब और ताप दोनों के दोनों उच्च हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, दाब और ताप दोनों उच्च हो जाएंगे। जब ये दोनों उच्च हो गए, अब क्या हुआ, यहां से इसको गैस को बाहर निकाला गया। अब ये एक गैस का रूप धारण कर लिया ना, ठीक है, क्योंकि जो स्टीम थी, अब वो स्टीम तो कब तक है, जब तक उसमें पानी की मात्रा है, पानी तो खत्म हो गई, अब ये एक गैस बन गई। ठीक है, अब यहां से जो वही स्टीम जो आ रही है, इसको सबसे पहले भेजा जाएगा कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो अगर ये यहां से अगर खुल गया या पाइप खुल गया है, किसी भी प्रकार से अगर लीक हो गया है, तो जो भी कर्मचारी है सबसे पहले तो उसकी जान जाएगी, क्योंकि इसका दाब प्रेशर ज्यादा है पाइप के अंदर। अगर पाइप फटेगा तो ये बहुत दूर तक लीक करके जाएगा प्रेशर के कारण। ठीक है, जैसे देखे हैं कि मार्केट में कभी आग बुझाने वाले फायर सर्विस वाले आते हैं, तो उसमें क्या होता है
कि जो पानी जाता है ना प्रेशर से बाहर निकलता है, गाड़ी धुलाई वाले, वॉशिंग करने वाले, ये भी क्या होते हैं, जब प्रेशर मारते हैं तो बहुत दूर तक इनका प्रेशर जाता है। ऐसे प्रेशर इसमें भी बहुत तेजी से प्रेशर बनता है, और प्रेशर अगर पाइप कहीं से भी लीक किया तो ये प्रेशर के कारण जो कर्मचारी आसपास का है उसको समस्या हो सकती है। ठीक है, तो इस समस्या से बचने के लिए यहाँ पर एक गवर्नर लगा दिया जाता है। गवर्नर क्या करता है, ये गवर्नर एक वाल्व ही होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक वाल्व होता है, जैसे ही यहाँ पर विद्युत की खपत हो रही उसी हिसाब से ये स्वतः ही टरबाइन को स्टीम भेजेगा। ये एक कंट्रोलिंग वाल्व होता है, नियंत्रित वाल्व होता है, जिसको कहा जाता है गवर्नर। क्वेश्चन पूछा जाता है टरबाइन की गति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो जिस हिसाब से हम उसमें स्टीम का प्रेशर भेजेंगे उसी हिसाब से ये टरबाइन घूमेगी। ठीक है, तो यहां पर टरबाइन में जो स्टीम या भाप, यहां क्या लिखा है, शुष्क भाप, ताप, दाब व ताप उच्च, यही चीज यहां भी है ना, शुष्क हो गई है यहां पर, इसके बाद दाब व ताप, वो तो दोनों के दोनों उच्च हो गया। अब यहां से गवर्नर से नियंत्रित भाप इस पे टरबाइन के ऊपर भेजी जाएगी। अब टरबाइन इसमें कुछ बकेट टाइप की रहती है, कुछ इस हिसाब से रहता है, इस हिसाब से बकेट टाइप की लगी रहती है। जब स्टीम इस पे प्रेशर डाला जाएगा तो ये स्वतः ही रोटेट करने लगेगा। जब ये स्वतः ही रोटेट करेगा तो इसका ये शाफ्ट जो है, यहां पर मैंने ये बाहर निकाला हुआ है। ठीक है, कपलिंग के द्वारा अल्टरनेटर से जुड़ा रहता है। यहां पर 3 फेज का 11 केवी का अल्टरनेटर स्थापित किया जाता है और ये 11 केवी की विद्युत सप्लाई का जनरेट करने लगता है कंटिन्यू। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर किसी पावर प्लांट में जब थर्मल स्टेशन पर जाएंगे तो यहां पर 2 टरबाइन लगी मिलेगी। अब ये डबल टरबाइन कैसे कार्य करेगी, एक टरबाइन यहाँ है, इसको प्राइमरी टरबाइन, एक सेकेंडरी टरबाइन, 2 टरबाइन लगी मिलेंगी। तो यहां पर 2 अल्टरनेटर भी हम लगा सकते हैं क्योंकि डबल टरबाइन लगी है। तो उससे क्या होगा, कंपनी को लाभ होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक ही सिस्टम से हमारा डबल टरबाइन, डबल अल्टरनेटर चल रहा है। तो यहां पर सबसे पहले इसको जो प्रेशर दिया गया, ये टरबाइन घूम गई, उसके बाद उसी प्रेशर का उपयोग हम लो टरबाइन में कर लेंगे, जो छोटी टरबाइन है। ठीक है, यहां कुछ ना कुछ तो प्रेशर रहेगा, तो यहां पर एक और पंप लगा करके इस अंदर की स्टीम को दोबारा भेज दिया गया अदर में, जो एक और टरबाइन यहां बीच में लगाई गई। उसके बाद उस टरबाइन में भी उपयोग करने के बाद जो स्टीम बचेगी, अब यहां पर टरबाइन में टकराने के बाद इसका जो दाब है, प्रेशर घटेगा या नहीं। आप अगर दौड़ते हुए जाएं, किसी भी पेड़ से या किसी भी व्यक्ति से या किसी भी आइटम से टकरा जाएं, तो आपका जो प्रेशर है, रनिंग है, जो दौड़ने का प्रेशर है, वो स्वतः ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो दाब है, दाब हो जाता है कम, और ताप जो है, ताप कैसा रहता है, ताप जैसा था वैसा ही बना रहेगा। ठीक है, तो यहां पर इस स्थान पर जब टरबाइन से जो स्टीम बाहर निकलती, अब उसको बाहर निकाल करके कहीं ना कहीं तो ले जाएंगे, उसी में तो छोड़ नहीं देंगे। ठीक है, तो यहां पर ताप कैसा हो जाएगा, ताप, अरे बाप रे, ताप लिखिए, ताप समान व दाब कम, है ना। दाब यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, घट जाएगा, टरबाइन में टकराने के बाद स्टीम का प्रेशर घट जाएगा और इसका टेम्परेचर जितना था उतना ही बना रहेगा। अब इस जो आपकी स्टीम बनी है, इस स्टीम को सीधे ही वातावरण में छोड़ नहीं दिया जाएगा। अगर वातावरण में छोड़ेंगे तो आसपास के एरिया का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जान सकते हैं। तो इस प्रदूषण से बचने के लिए, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या करते हैं, इसकी स्टीम को, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, इसकी स्टीम को एक संघनित्र या हम कहेंगे कंडेंसर, ऐसे स्थान पर स्टोर कर लिया जाता है। और ये कंडेंसर, ये वो कंडेंसर नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में उपयोग में लाए जाते हैं, छोटे छोटे डिवाइस, वो कंडेंसर नहीं। ये कंडेंसर एक रूम जैसा होता है, जिस रूम में आप ये बैठे हुए हैं। ठीक है, इस रूम जैसा होता है ये कंडेंसर। इसमें क्या होता है, एक साइड से आती है गर्म स्टीम, ठीक है, हॉट स्टीम आती है, और एक साइड से किसी नदी या तालाब, जो स्रोत पानी का सबसे अच्छा होना चाहिए, नदी या तालाब से पानी को फिल्टर करके इसी कंडेंसर के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है। और ऊपर से आती है टरबाइन से, यहां पर आती है आपकी, ठीक है, स्टीम,
यहां से स्टीम आती है और इधर से ये आपका आता है पानी, गंदा जल वापस चला जाता है फिल्टर से, शुद्ध जल चला जाता है कंडेंसर के अंदर। जो शुद्ध जल नदी या तालाब से जहां से भी आ रहा है या नलकूप से, उस पानी की सहायता से इस स्टीम को द्रवित कर लिया जाएगा। तो यहां पर पूछा जाता है कि थर्मल पावर प्लांट में कंडेंसर का क्या काम है, तो लोग वह कह देते हैं पंखे में लगाने के लिए, है ना। तो वह पंखे में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं, वहां पर इस कंडेंसर का मुख्य कार्य क्या है, इस कंडेंसर का मुख्य कार्य है इस स्टीम के टेम्परेचर को कम करना। किसकी सहायता से? शुद्ध जल की सहायता से। जो प्राकृतिक जल है उस जल की सहायता से स्टीम के प्रेशर को, टेम्परेचर को घटाना। इसके बाद स्टीम के टेम्परेचर को घटा दिया गया, उस स्टीम के टेम्परेचर को जब घटाया गया, जो द्रवित कर लिया गया, द्रवित करने के बाद, लिक्विड करने के बाद टेम्परेचर तो तब भी कुछ ना कुछ ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। अब उस पानी का उपयोग जो आपका कंडेंसर में स्टीम के और पानी के मिलने से जो पानी गर्म हुआ है, उस पानी को हम कहां लेकर के जाएंगे, उसको थोड़ा सा और कूल्ड करेंगे और थोड़ा सा ठंडा करेंगे। उस ठंडा करने के लिए पानी को, जो आपका कंडेंसर में जो ठंडा पानी बनेगा, ये ठंडा पानी कहां से हो जाएगा, इस पानी को जो स्टीम के द्वारा जो शुद्ध जल आपका हुआ है गर्म, ठीक है, इस गर्म जल को हम क्या करेंगे, कूलिंग टावर के पास लेकर के आते हैं। तो कूलिंग टावर का काम क्या होता है? कूलिंग टावर आप लोगों ने देखा होगा कोल्ड स्टोर के पीछे पिछवाड़े साइड में लगा रहता है। पाइप ऐसे होते हैं, झरना सा झरता रहता है ऊपर से नीचे, देखे होंगे, ये साधन दादर पर लगा है, ठीक है। तो इसको हम कूलिंग टावर कहते हैं। तो कूलिंग टावर में जो गर्म पानी है वो ऊपर से नीचे की तरफ झरने के रूप में आएगा, तो जितनी भी इस पानी की जो टेम्परेचर है वो वातावरण में चला जाएगा, ठीक है। वातावरण में चला जाने के बाद इसी पानी को, ठंडे पानी को दोबारा इधर से एंट्री करवा दिया जाएगा। ये पानी इसके लिए पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए शुद्ध जल यहाँ से कंटिन्यूस में भेजा जाता है। अब इसमें होते हैं दो चेंबर, एक चेंबर और होता है जो इधर से ये पानी जाता है वापस, उसको फिर से, तो ये पानी जो है लगभग 2% तब भी गर्म रहता है कूलिंग टावर में रोटेट होने के बाद भी, ठीक है। अब इस पानी को क्या किया जाएगा, ये पंप खींचेगा और लो प्रेशर हीटर में फिर से गर्म करेगा, फिर से गर्म करेगा। तो ये लो प्रेशर हीटर में लगभग 3 से 4% ये पानी गर्म होता है। इसके बाद फीड वाटर से सीधा पानी आपका चला गया इकोनोमाइजर में, और यहां इसको कितना गर्म कर दिया जाता है, लगभग 30% से 40% ये गर्म हो जाता है। लगभग ये पानी 20% वाष्प के रूप में यहीं पर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहां अब इसके बाद आगे क्या है कि ये टरबाइन के द्वारा जो यांत्रिक शक्ति उत्पन्न हुई, टरबाइन के द्वारा यांत्रिक शक्ति उत्पन्न हुई, और इस यांत्रिक शक्ति को, मैकेनिकल पावर को भेज दिया गया कहां, अल्टरनेटर के पास, ठीक है। अल्टरनेटर के पास जब भेजा जाएगा तो अल्टरनेटर में फ्लेमिंग के दाएं या बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो भी है, ठीक है, वैसे दाएं हाथ का नियम इस प्रकार करता है अल्टरनेटर पर, जनरेटर पर, तो दाएं हाथ के नियम के अनुसार यहाँ पर विद्युत का सप्लाई या जनरेशन उत्पन्न हो जाएगा, और इस 3 फेज की सप्लाई को, ठीक है, सर्किट ब्रेकर और यहाँ पर ये TPMO हम कह सकते हैं, ठीक है, TPMO ये स्विच होता है एक तरीके का, ठीक है, इसको हम आइसोलेटर भी कहते हैं। यहाँ पर इसी का नाम होता है आइसोलेटर, आइसोलेटर भी इसको कहा जाता है। TPMO स्विच होता है, और यहाँ पर सर्किट ब्रेकर लगा देंगे और भी प्रोटेक्शन की युक्तियां लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चैम्बर बना दिया जाता है या फिर एक सब स्टेशन बना दिया जाता है, जिसको जनरेशन स्टेशन या जनरेटिंग स्टेशन भी कहते हैं, ठीक है। सब स्टेशन जैसा ही होता है एकदम सेम। और इसके बाद यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। ये ट्रांसफार्मर जो है 11 kV ये सप्लाई यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएल की एग्जाम में कि सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर कहां पर स्थापित किया जाता है, बेचारे रहे जितेंद्र बाबू जो मार दिए सब स्टेशन पर, लेकिन ये गलत आंसर है। इसका सही आंसर है कि विद्युत जनरेटिंग केंद्र पर, क्योंकि विद्युत उत्पादन केंद्र पर जब हम सबसे बड़ा, क्योंकि वहीं से हर जगह सप्लाई जाएगी, ठीक है, तो सबका बाप तो वही है, वहीं से सबको तोड़ तोड़ करके भेज रहा है सप्लाई, ठीक है। तो सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर विद्युत उत्पादन केंद्र पर स्थापित किया जाता है, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। इसके बाद जब ये ट्रांसफार्मर इस सप्लाई को स्टेप अप कर देगा वोल्टेज को, तो यहां पर होता क्या है कंडीशन, ये जो अल्टरनेटर रहता है यहां पर वोल्टेज कम और करंट का मान ज्यादा रहता है, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर, ये जस्ट ट्रांसफार्मर का काम है इसको उल्टा करना, वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट को घटा लेता है। तो यहां पर ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है और करंट को स्टेप डाउन करता है। क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि थर्मल पावर प्लांटों में या स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे स्टेप डाउन करता है,
स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे स्टेप डाउन करता है? तो वोल्टेज कभी नहीं मार देना, जो स्टेप डाउन करेगा वो होती है करंट। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप करता है और करंट को स्टेप डाउन करता है, ठीक है। और पावर को ट्रांसफर करता है, फ्रीक्वेंसी को समान भेजता है, ये भी बात है। पावर को ट्रांसफर करता है एक साइड से दूसरी साइड में और फ्रीक्वेंसी को समान भेजता है। उसके बाद यहां से ट्रांसमिशन लाइनें निकाली जाती है और इस ट्रांसमिशन लाइनों का उपयोग सीधे ही किसी सब स्टेशन पर नहीं किया जाता है। इस ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग सबसे पहले किया जाता है पावर ग्रिड पर। तो पावर ग्रिड में इस सप्लाई को लेकर के जाया जाता है। पूरे भारत में पावर ग्रिड जो रहता है कि सब आपस में एक दूसरे से लाइनें इंटरलॉक हैं। एक जगह की अगर सप्लाई या एक जगह का थर्मल पावर प्लांट या कोई भी पावर प्लांट अगर बंद हो गया तो उस स्थान पर विद्युत की सप्लाई कभी भी बाधित नहीं होगी, दूसरे स्थान से वहां पर विद्युत सप्लाई भेजी जाती है। ये इंटरलॉकिंग का सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है। और ये काम करता है आपका पावर ग्रिड, ठीक है। पावर ग्रिड विद्युत का उत्पादन नहीं करता है, ये विद्युत को एक स्टेशन से खरीद करके दूसरे स्टेशन को बेचता है या एक राज्य से खरीद करके दूसरे राज्य को बेचता है। इसका केवल काम यही है, खरीदना और बेचना। इसी से ये पैसा कमाता है और अपने कर्मचारियों को भी देता है, ठीक है। इसके साथ ही आगे और चलते हैं। यहां पर देखते हैं ये दग्ध गैसें फाइनल रूप से आपकी कहां गई? चिमनी में। जब ये दग्ध गैसें नीचे से ऊपर की ओर उड़ती हुई जा रही हैं तो इन गैसों में, क्योंकि कोयला जलाया जा रहा, कोयला जलाने के बाद कोयले के कुछ कण ऐसे होते हैं जो धूल के रूप में, हल्के एकदम धूल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और वो धुएं, मतलब जो दहन हो रहा है, ये दग्ध गैसें जो ऊपर जा रही उसी के साथ में ऊपर उठते चले जाते हैं। तो अगर ये धूल भरी, मतलब धूल भरा टेम्परेचर युक्त ये दग्ध गैसें अगर मतलब खुले वातावरण में, ओपन स्पेस में अगर खोल दिया जाएगा तो क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा इस धूल के कणों से, ठीक है। तो वायु प्रदूषण होगा। उस वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यहां पर ESP लगाया जाता है। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। एक बार पेपर में पूछ लिया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का मुख्य कार्य क्या है। एक बार पूछ लिया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किस प्लांट का भाग है, किस जनरेटिंग केंद्र का भाग है। तो जनरेटिंग स्टेशन आपके सामने है, थर्मल पावर प्लांट, ये बात याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर थर्मल पावर प्लांट का भाग है और जितने भी यहाँ पार्ट लगे हुए हैं ये सब के सब थर्मल पावर प्लांट के ही भाग हैं। इसमें से कुछ भी पूछा जाए, कई बार पूछा गया है कि इकोनोमाइजर किस प्लांट का भाग है। इकोनोमाइजर आपका थर्मल पावर प्लांट का भाग है, सुपर हीटर थर्मल पावर प्लांट का भाग है, एयर प्री हीटर थर्मल पावर प्लांट का भाग है। ये किसी दूसरे प्लांट में स्थापित नहीं किए जाते हैं, ठीक है। इन चीजों को अपना बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। दूसरी इनका ये सीरियल पूछा जाता है, ठीक है। सीरियल पूछा जाता है कि एयर प्री हीटर और सुपर हीटर के बीच में किसे स्थापित किया जाता है। तो आपका जवाब रहेगा इकोनोमाइजर या मितोपयोजक या इकोनोमाइजर को। फिर पूछा जाता है कि बॉयलर और इकोनोमाइजर के बीच में किसे स्थापित किया जाता है। तो आपका जवाब होगा सुपर हीटर। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनोमाइजर और चिमनी के बीच में किसे स्थापित किया जाता है। तो आपका हो जाएगा एयर प्री हीटर, ठीक है। इसका काम पूछा गया था ESP का मुख्य कार्य क्या है। तो ESP का मुख्य कार्य जो धुएं के साथ में ऊपर की तरफ जो धूल के कण जाते हैं उन कणों को अपने अंदर स्टोर करना है, या डस्ट कलेक्टर भी इसको कहा जाता है। नोट कर सकते हैं यहां पर, इसी का दूसरा नाम है डस्ट कलेक्टर। डस्ट कलेक्टर, धूल को एकत्रित करना ही इसका मूल काम है। यह पूछा गया है UPPCL और कई बार NTPC की जो टेक्निकल का एग्जाम होता है, SSC का भी एग्जाम हुआ है, उनमें लगभग सभी में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक बार डायरेक्टली पूछ दिया गया। ESP का क्या काम है। अब भैया जब ESP पता ही नहीं है, आधे लोग सोच रहे BSP बता रहे, आधे लोग सोच रहे ESP बता रहे, तो अपना याद रखना ये ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का पूरा नाम है। इसका मूल कार्य है यहां से जो नीचे से जो आपका धुआं जा रहा, जब यहां पर कोयले का दहन होगा तो कोयले से जो दहन जो धुआं निकलेगा वो धुआं दो रंगों का हो सकता है, ब्लैक हो सकता है या व्हाइट हो सकता है। ऐसा जनरली हम सब लोगों ने देखा है। जब हम किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो उसमें से जो धुआं जो दग्ध उठता है, धुआं जो उठता है वो ब्लैक या व्हाइट दोनों में से कैसा भी हो सकता है। लेकिन इसका डस्ट कलेक्टर के साथ साथ एक काम और है, ये जो नीचे से जो ब्लैक कलर का धुआं जाता है इसको कैसे बदल देता है, व्हाइट कलर में चेंज कर देता है। जो व्हाइट कलर का धुआं जाएगा तो इससे वायु प्रदूषण को रोका जाता है।
है। इसके दो काम है, अपना याद रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक तो धूल को कलेक्ट करता है, दूसरा इसमें काले धुएं को सफेद धुएं में रूपांतरित कर देता है। इसके बाद चिमनी से होते हुए सीधे गुजर जाता है। हाँ, एक बात और, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को चिमनी के टॉप ऊपरी हिस्से पर लगाया जाता है, चिमनी के सबसे ऊपरी हिस्से पर लगाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि चिमनी के मुख पर इसको लगाया जाता है। मैंने यहां बनाया है, कुछ चित्रों में यहां पर बना करके दिया गया, इसलिए मैंने यहां पर बना दिया। वैसे इसका सही स्थान है चिमनी की टॉप पर, क्योंकि वहीं से इसको इसके मतलब जो आपका ये नीचे से जो दग्ध गैसें ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये वातावरण में चिमनी की टॉप से ही वातावरण में जाएंगी, इसको टॉप पर लगाया जाता है। ये बात याद रखना, ठीक है। और इसके बाद जो व्हाइट कलर का धुआं होगा, ये बादल के रूप में अंतरिक्ष में छा जाता है। अंततः ये धुआं भी पानी में रूपांतरित हो जाता है। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग।